औज़ुबिल्लाहि प्राइम कैनेडा टीवी के नाज़रीन को एक और मेहमान और एक और एक्सपर्ट से मिलाने का एजाज़ आज हासिल हुआ है। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन मेहमानों से खुल के बात कर सकें जिन्होंने अपनी डिफरेंट फील्ड्स में बहुत कारनामे अंजाम दिए और उनके कारनामे जो हैं बास उन अथॉरिटीज़ उन अरबाब इख्तियार तक नहीं पहुँच सके जिनकी जो उस पर अमल दरामद करा के पाकिस्तान की ग्रोथ और उसकी बेनिफिट में यूज़ कर सकते थे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर अखलास मौजूद हैं और ये इनकी मल्टी डायमेंशनल इनकी शख्सियत के इनके मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स हैं जो हम इनसे पॉइंट बाई पॉइंट कोशिश करेंगे कि इस मखसूस और मुख्तसर से टाइम में हम हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपकी जो सारी जो एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, जो मल्टी डायमेंशनल आपकी पर्सनैलिटी है, वो और एक पे तो बहुत ही काम कर रही है और आपके नॉन प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन। बेसिकली तो मैं टीचर हूँ और एज ए प्रोफेसर मैं पढ़ाता हूँ और इसके अलावा जो मैं काम कर रहा हूँ वो जैसा आपने बताया ऑरिक जो कि HSC का बेबी है और ऑरिक सब जानते हैं ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, लेकिन जो ऑरिक की एक्चुअल डेफिनेशन है वर्ल्ड वाइड वो है रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन जो पूरी दुनिया में ग्लोबली नोन है। और ऑरिक के अलावा हम मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कुछ एकेडमिक प्रोजेक्ट हैं उनके साथ, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हम एग्जेक्टिव को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ के साथ मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें फंडिंग के जनरेटेड इश्यूज़ उनको हम डेवलप करते हैं, प्रपोजल सबमिट करते हैं और जो प्रोजेक्ट हैं उनको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ़ डायमेंशन में काम हो रहा है। लेकिन मेरा करियर जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने अपनी लाइफ गुजारी और उसके बाद मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी रहा और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान जर्मन बिज़नेस काउंसिल को सर्व किया जिसमें पाकिस्तान और जर्मन की प्रोडक्ट हम वर्ल्ड वाइड थ्रू ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन हमने इंट्रोड्यूस किया और पाकिस्तान में एक्सपो सेंटर जब बना तो उसमें आई वाज द वन ऑफ द की कंपोनेंट, तो उसमें हमने काम किया और इस वक्त हम पाकिस्तान में ऑरिक को चला रहे हैं और ऑरिक को हम पाकिस्तान में एकेडमिया इंडस्ट्री को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आप किस हद तक कामयाब हो सके ब्रिजिंग बिटवीन इंडस्ट्री और इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली। कोविड से पहले प्री कोविड जो एरा था उस वक्त हमने पाकिस्तान में तकरीबन मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ को ऑरिक के इस्टेब्लिश करने में मदद दी। हमने उनको ट्रेनिंग में फैसिलिटेट किया, उनके ऑरिक डिपार्टमेंट बनाने में उनको हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की और जो ऑरिक के जो डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उनको हमने गाइडलाइंस दी तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। एज ए पॉलिसी मैटर ऑफ दिस चैनल हम ये तो नहीं डिस्कस करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपके साथ या उन सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हमारा जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उसने इसमें किस हद तक सपोर्ट किया? लोकल एंटरप्रेन्योर हमारे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो ख़ुद सेल्फ मेड हैं और वो अपना एक एंटिटी डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं, वो लोग जो है पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत तेज़ी के साथ आगे आते हैं क्योंकि उससे उन्हें फ़ायदा मिलता है कि कभी कभी वो हमारे साथ एज ए स्टार्टअप में आ जाते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे को प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को वो ओन करते हैं और उसको ओन करके उनमें एंजल मनी में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कैपेसिटी में या एक्सीलेटर को लेते हैं और उससे उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको एक डेवलप कोई प्रोडक्ट मिल जाती है या कोई सर्विस ओरिएंटेड आइडिया जनरेट हो जाता है जिसको वो शेपिंग करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इस सिलसिले में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, जो कि मेरे ख्याल में 15 साल पहले भी इस्टेब्लिश हो गया था, तो उसका क्या रोल रहा? एक्चुअली अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर को देखें तो हमारे साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये कि एकेडमिया जो है वो
अपने आप से रेस लगा रहा है, रैंकिंग की रेस में लगा हुआ है, और वो ज़्यादातर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इंक्यूबेशन सेंटर का एक्चुअल जो काम है वो इंडस्ट्री से लिंकेज, इंडस्ट्री के लिए काम करना। पॉइंट क्या कहते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रेसिंग ऑफ कंपटीशन और रैंकिंग से क्या मुराद है? रैंकिंग से मुराद ये है कि एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से कॉम्पीट कर रही है। एक्चुअली तो इंडस्ट्री को यूनाइट होना चाहिए, जिस तरह एकेडमिया को यूनाइट होना चाहिए जिस तरह इंडस्ट्री यूनाइट है, लेकिन इंडस्ट्री तो यूनाइट है। एफपीसीसीआई उनको रेगुलेट करती है, उनके सिस्टम को चला रही है, उनको फैसिलिटेट करती है, लेकिन एचएससी एज सच यूनिवर्सिटी को फैसिलिटेट नहीं करती। रेगुलेट करने की तो कोशिश करती है लेकिन फैसिलिटेट नहीं करती। आपकी क्या मुराद रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फैसिलिटीज़, प्रोग्राम, फैकल्टी, उसकी वजह से रैंकिंग बनती है? एग्जैक्टली देखिए, यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग, यूनिवर्सिटी जो इस वक्त अपने आप को रैंकिंग करती हैं, हमारे पास इतने नंबर ऑफ पीएचडीज मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, यस दे आर, बट एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, आर दे आर वर्किंग फॉर विद द इंडस्ट्री और आर दे आर नॉट एसोसिएटेड? एक्सपर्ट कैसा समझते हैं कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जिनको हम साल से जानते थे कि ये नंबर 1 ये 2 होती हैं, अब उनके कई नंबर 12वें 13वें नजर आते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो फैकल्टी के लिहाज से, प्रोग्राम्स के लिहाज से उन लेवल्स पे नहीं है, फिर भी सियासी तौर पे या कोई अपना फेवरिज्म के तौर पे नंबर 1 और 2 नज़र आ रही होती है। सर, इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी ये समझ रही है कि हम जो फ़ीस लेते हैं बच्चों से, हम उस फीस में या ग्रांट पब्लिक यूनिवर्सिटी को जो मिल रही है, उस ग्रांट में यूनिवर्सिटी को हम रन करके नंबर 1 चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, दुनिया में कॉन्सेप्ट बदल चुका है। आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड, आपने भी बाहर से पढ़ा है, मैंने भी बाहर से पढ़ा है, हमने देखा कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो R&D में इंगेज हैं, और R&D में उनके पास इतना बड़ा फंड है जिसकी वजह से वो बहुत सारे मुल्कों का ख़रीद सकते हैं, वो इस काबिल हैं, दे आर कैपेबल, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक हम एक दूसरे से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रैंकिंग में लगे हुए हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे, क्योंकि ज़माना लर्निंग का है, सीखने का ज़माना है, सिखाने का ज़माना है। हम बच्चों को टीच कर रहे हैं आज भी वही ट्रेडिशनल मैथोडोलॉजी के तहत। हम बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड इंगेजमेंट नहीं कर रहे, हम रिसर्च बेस्ड इंगेजमेंट नहीं कर रहे, हम बच्चों को बेसिक रिसर्च से आगे अप्लाइड रिसर्च की तरफ नहीं लाने में कामयाब नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री के साथ हमारा एसोसिएशन बहुत ही वीक है, और इंडस्ट्री के साथ हमारी लिंकेज बहुत वीक है। बात देखा गया है कि इंडस्ट्री के लोग जस्ट टू बी लिंक विद ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद ऑरिक, वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उनकी फुलफिलमेंट नहीं होती। असर उसकी बहुत बड़ी वजह, उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं उनका एकेडमिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें इसके लिए प्रॉपरली एक मैथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी डेवलप करना पड़ेगा, हमें इंगेज होना पड़ेगा बहुत लोकल और लो लेवल पर आके, हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने पड़ेंगे। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि इनोवेशन और इन्वेंशन को हम मिक्सअप कर देते हैं। इनोवेशन, अगर कोई बच्चा बिजनेस स्कूल का कोई इनोवेशन कर रहा है तो उसको इन्वेंशन करने के लिए एक बिजनेस स्कूल को इंजीनियरिंग या मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होना पड़ेगा, और उसको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा उसको शेपिंग करने के लिए, क्योंकि आइडिया जब तक शेप नहीं होगा वो कम्युनिटी में नहीं आएगा, और जब तक कम्युनिटी में नहीं आएगा, कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिट तो कम्युनिटी को जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनती है या जो सर्विसेज है वो फॉर मैनकाइंड है। बिल्कुल, एंड यूजर्स को फायदा, और फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी के ही वही एग्जैक्टली इनके लिए जॉब क्रिएट्स होंगी, इनके लिए चांसेस होंगे, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिस से वो काम कर सकेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा जिसमें AIC मॉडल, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस कम्युनिटी की तरफ होना चाहिए। मैनकाइंड क्या सोच रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, उनके वो बेनिफिशरी हैं, हमें उनके लिए किस तरह सोसाइटी को फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह सोसाइटी को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी आ जाती है तो हम ट्रांसफ़र करने के काबिल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी रेशो है। तो हमें कम्युनिटी को साथ लेके चलने के लिए एकेडमिया को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एकेडमिया को इंगेज होना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ, और उसके लिए एकेडमिया जब तक इंडस्ट्री के इश्यूज़ को अपने पास एड्रेस नहीं करेगा, रियल वर्ल्ड इशू को आइडेंटिफाई करे, उसके लिए काम करे और उनको डिफरेंट ऑल्टरनेट दे। इतने अपडेटेड नहीं है कि उनको जो
न्यू आइडेंटिफाइड जो इश्यूज हैं उनका पता चल पा रहा है? सर अनफॉर्चुनेटली हम बेसिक रिसर्च में फंसे हुए हैं और प्रोफेसर जो हैं वो एकेडमिक रिसर्च की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने प्रमोट होना है। प्रमोशन का एक बहुत बड़ा एक आपको पता है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि आपकी पब्लिकेशंस इतनी हो चाहिए। तो वो पब्लिकेशन की दौड़ में लग गए, लेकिन सोसाइटी को जो फ़ायदा होगा उन पब्लिकेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा। उन पब्लिकेशन को आप अप्लाइड रिसर्च में कन्वर्ट कर दीजिए तो आप कमर्शलाइज कर देंगे। यही वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, यही रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है। रिसर्च हम कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा इशू। दूसरा, हम इनोवेशन को इन्वेंशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और अगर हम इन्वेंशन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कमर्शलाइजेशन का इशू आ जाता है। तो ये तीनों, इस मॉडल को, AIC मॉडल को जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें ज़्यादा सबसे बड़ा रोल जो है वो कम्युनिटी का है। कम्युनिटी का ज़ाहिर है उस पर बेनिफिट होता, और लेकिन ये जो हमारे कन्वेंशनल और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो उस पर कुछ स्पेंड करना नहीं चाहते। उनका यही सोचना होता है कि अगर हमने ये पैसे की, ये तो हमें भी आता है, और ये कोई इनोवेशन और उसको बिलीव नहीं करते। एग्जैक्टली देखिए सर, सबसे बड़ा मसला क्या है, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देखें, आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखें, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बच्चा बनाता है, वो जो प्रोजेक्ट डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, वो जो प्रोजेक्ट है पैसा लगाता है, लाख 1.5 लाख टाइम लगाता है, रिसर्च करता है, वो आइडिया बना देता है, लेकिन इट्स एन रॉ आइडिया। उस आइडिया को आप आगे लेके जाइए, कमर्शलाइज कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रेवयार्ड ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलेगा। और जब आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि आपके सामने कि आप उनको अगर लेके चलें तो ना सिर्फ बच्चों को फ़ायदा होगा बल्कि फैकल्टी को भी फ़ायदा होगा, लेकिन सबका स्टेक आपको लेके ओन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ स्टेक को ऑन नहीं करते क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हमारे यहाँ अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ कागज़ों में, एग्जैक्टली कागज़ों में। उसको रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें, अब मैं अगर रियल वर्ल्ड की बात करूं तो आप जाके किसी स्कूल के लोगों को देखिए, आपको ट्रेडमार्क नज़र नहीं आएगा। लोगो बने हुए हैं लेकिन उसके ऊपर इफेक्टिवली काम ही नहीं हुआ। अगर आप सिर्फ एक इंडस्ट्री को पकड़ ले एजुकेशन की, यहाँ तो इनके हालात ये हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के, कि एक आदमी कहता है कि मेरे ब्रांड को या मेरे डिज़ाइन को आपने कॉपी किया है, तो वहाँ उनको वकील कह देता है कि भाई इनका जो डिज़ाइन में जो शेड है, जो लाइन है, उसका मुंह इधर है और मेरे वाले का मुंह इधर है, तो दिस इज़ नॉट कॉपी। शहर में भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और पैसे कमाने के लिए बैठे हैं और कोई प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं, तो आदमी हिम्मत नहीं करता कि मैं इस प्रोसेस में जाऊं और अपने चीज़ों की प्रोटेक्शन करूं। सर बात यह है कि हम जिनके साथ अटैच है वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप कोई भी आइडिया जनरेट करें या आप कोई भी, ये तो बताया जाता है स्टूडेंट को, दे आर सोल्ड, दे आर डूइंग, बट जब उसका जो पेमेंट का और फाइनेंशियल सपोर्ट का होता है तो देखा ही गया है कि गवर्नमेंट के इदारे भी और जो हमारे लोकल जो सनतकार हैं और ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल में कई प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र में के सामने अभी आपकी इस गुफ्तगू से घूम गए कि जहाँ पे ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंसेस इन लोकल मालकान ने प्रॉमिसेस किए लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उनकी पेमेंट्स नहीं हुई, और उन्होंने कहा ये तो हमने कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए कहा था। सर ये असल में ये तो फिर हमारे जो सोसाइटी का इशू है ना, सोसाइटी में हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, जब तक कि मॉडल पे आप प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए फ़ायदा अल्टीमेट सबका है। इंडस्ट्री का फ़ायदा ये है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम की इंडस्ट्री की कौन सॉल्व करेगा? इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सिर्फ एकेडमिया सॉल्व कर सकता है। रिसर्चर एकेडमिया में वही उनको इकोनॉमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वही उनके मसाइल को हल करेंगे, वही प्रोडक्ट को क्वालिटी की प्रोडक्ट बना के देंगे, वही क्वालिटी की सर्विसेज आपको बताएंगे। तो जब आपको अल्टरनेट्स मिलेंगे, और जाहिर है इंडस्ट्री जो काम करेगी वो कम्युनिटी के लिए करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कम्युनिटी से लिंक्ड है। तो ये इंटरलिंक्ड चेन है और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, और हमारे यहाँ ट्रस्ट का बड़ा फुकदान है। अच्छा, रिसेंट 1-2 सालों में जहाँ कोविड के इश्यूज बहुत हाईलाइट हुए और बड़े और आइडेंटिफाई हुए, वहाँ पे इन लाइन पे काम करने वालों के कुछ काम सब बाहर निकल कर आया? सर बहुत हुआ कोविड में। अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें और इवन अगर आप पाकिस्तान में भी देखें, एक बहुत बड़ा चेंज आया है। चेंज ये आया कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एकदम उठ के सामने आई है।
बहुत बड़ी, और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लिया इकोनॉमिकल पार्ट का। क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन परचेजिंग का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, हर आदमी घर में बैठ के, क्योंकि घर में बैठ गए तो घर में बैठ के उसने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, अपनी सर्विसेज को अच्छा किया, उसने वो टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की। इस वक्त अगर आप देखें तो, अगर हम अपनी फैमिलीज़ को देखें, अपने जानने वालों को देखें, तो औरतें, लेडीज़, बच्चियाँ, बच्चे घर में ऑनलाइन फूड भी मंगा रहे हैं, ब्रांड्स भी मंगा रहे हैं, रेप्लिका भी मंगा रहे हैं। वो सारी चीज़ें उनको इजीली एक्सेस हो रहा है, उन्हें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिशनल चेंज आया है, कल्चरल चेंज आया है, और इसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली इकोनॉमिक पे पड़ा है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी में उसमें कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल, आप बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ, आपका एक और जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है जी। तो इस और एक की जो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस आपने देखा कि रिसेंटली आई हैं, और क्या फ्यूचर देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो उसूल हैं उनकी अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो क्या हमारे यहाँ आसानियाँ होंगी? और सर, सप्लाई चेन का देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो, अगर हम एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को अगर आप देखें तो वो तो वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा काम किया लो लेवल पर, इवन मास्क और सैनिटाइज़र और एंटीसेप्टिक्स, इसका बेतहाशा यूज़ हुआ। इवन एनाल्जेसिक्स आपने देखी, बहुत ज़्यादा लो लेवल पर बड़ी आसानी के साथ एक्सेस हुआ। बिल्कुल, आपकी सही बात। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखें कि इन सारे हालात के बावजूद कि जहाँ पे क्लिनिक्स बनती हैं, हॉस्पिटल बनते, कंपनियों के प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे, कंपनीज, इंडस्ट्री ने एज ए टोटल किया, नो डाउट, और उनमें वही कंपनीज सक्सेसफुल रहीं जिन्होंने हालात के तहत अपने आप को चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें वो लोग थे कि आइडेंटिफाई किया कि इस ज़माने में हमें कन्वेंशनल अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं जाना, आज की ज़रूरत विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोविड क्या है। उसमें वो एग्जिस्टिंग भी प्रोडक्ट थी जो आइडेंटिफाई हुई थी एज ए ट्रीटमेंट, और कुछ वो चीज़ें नेसेसिटी हो गई थी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। इवन आप ये देखिए कि फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया है। आपके एकदम ब्रांड्स का कल्चर आज डेवलप हुआ है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन गए, लोग ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा आ गए, चाहे टेक अवे हो चाहे डाइनिंग हो, दोनों सूरतों में उन्होंने अकोमोडेट किया है। और इवन जब कोविड का एरा था तो उस वक्त घर पर उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया, सर्विसेज बढ़ाई, लोगों को ऑन इन हाउस जो फैसिलिटेट किया, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। अच्छा, एक और हमारे जो कंट्री का बहुत बड़ा एक प्लस यूटिलाइज हो सकता है, कैश हो सकता है, वो हमारा एग्रीकल्चर एरिया जी। तो उस एग्रीकल्चर एरिया में हमारे ऑरिक की क्या यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ हो सकता था, क्या हम उसमें कुछ कामयाब हो सके? असल में एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बैलेंस हम नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि हम इकोनॉमिकली ट्रेड डेफिशिएंसी का शिकार है और डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ है, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई डेफिशिएंसीज के रीज़न ये हैं, तो हमारी तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी हमारी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम शॉर्ट टर्म पर कोई यील्ड डेवलप करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उसको हम शॉर्ट टर्म पे या तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो री इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हमें लॉसेस होते हैं। और फिर दूसरा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो अनसाइंटिफिक है आज भी। अगर इसको हम साइंटिफिक बना लें, अब तो एप्लीकेशंस का ज़माना है, हम कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लें जो कि की जा सकती है, मिल के बैठने की बात है। हम कोई एप्लीकेशन बनाएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाएँ और उन सबको फ़ायदा हो। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, गन्ना उगाते हैं तो गन्ने को ख़रीदार जो है वो आपको पता है शुगर मिल मालकान वो अपने टर्म्स पर लेते हैं, वो बेचारा किसान मारा जाता है, क्योंकि वो तो बेचारा इस आसरे पर बनाता है कि वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको बेनिफिट देगा। उसमें तो उसके बाद का जो स्टेज होता है पॉलिटिकली बेनिफिट लेते हुए फिर जो उसकी एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे ब्लैक किया जाता है, जिसका आम आदमी पे बिल्कुल बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर फर्दर जो है वो काम करने में ज़ाहिर हेसिटेट होते हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एन एक्सपर्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप आम आदमी की लाइफ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या मिसाल के तौर पे एक नया कपल नई लाइफ शुरू करने जा रहा है, वो कैसे इन उसूलों को अप्लाई करते हुए
अपनी कामयाब ज़िंदगी से? असल में देखिए, सप्लाई चेन के कंपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन में डिमांड और सप्लाई को आपने देखना है कि जो डिमांड है वो रियल बेस्ड डिमांड है या मैनिपुलेटेड डिमांड है, या मैं अगर कोई प्लानिंग करने जा रहा हूँ तो मैं वो प्लानिंग करूँ जिसकी फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अगर कोई एक आदमी सक्सेस किसी चीज़ में हो गया तो सब उसी तरफ आ जाती है। एक ज़माना था हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के जो नेक्स्ट ओरिजिनल प्लान्स को कैसे हेल्प किया? देखिए, पाकिस्तान के तो आपको पता है डेवलपमेंट प्लान जो है वो एक ज़माना था जब पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोसेस पे काम होता था। 5 साल 10 साल मंसूबे बनते थे। अब अनफॉर्चुनेटली हम क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग में आ गए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम प्लान डेवलप कर सकें, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सप्लाई चेन ब्रेक हो चुका है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोकल लेवल ब्रेक पर की जब बात करते हैं तो क्या आप का मुराद ये है कि जो ऑल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट उस पर हम जो है कहीं आंखें बंद कर रहे हैं, कहीं अपने मसलहतन, कहीं कुछ हमारी जो एक्सपर्टीज़ नहीं है उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे? नहीं सर, एक्सपर्टी मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हम अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को माइनस कर दें तो आप यकीन करें कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत आगे लेके आ सकते हैं, हम वैल्यू एडिड की तरफ जा सकते हैं, हम लॉजिस्टिक को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंशियल अनासिर हैं जिसकी वजह से हम सियासी हैं, तो हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या आप रेकमेंड करेंगे उन अथॉरिटीज़ को जो कि पाकिस्तान की प्लानिंग का पार्ट हैं, या कुछ न्यू आइडियाज़ के गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम प्लान्स अनाउंस करती रहती है? सर, इसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ PhD हजरात हैं उनको आप पॉलिसी का पार्ट बनाएं, उनको आप एकेडमिक रिसर्च से शिफ्ट करके अप्लाइड रिसर्च की तरफ ले आएँ, क्योंकि जब वो अप्लाइड रिसर्च की तरफ आएंगे ना तो वो रियल रिसर्च होगी जिसको आप कमर्शलाइज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें बढ़ाना होगा। हमें जो बिज़नेस स्कूल और टेक्नोलॉजिकल जो इदारे, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मर्ज करना होगा ताकि वो मिल के काम कर सकें। अभी तक हम मिल के काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए ज़ाहिर है हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में हम फैसिलिटेट कर सकें, और जब तक हम टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर नहीं डेवलप करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एंटरप्रेन्योर को सिखा नहीं रहे। एंटरप्रेन्योर पेपर पे आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में देखिए एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कितने एंटरप्रेन्योर बनाए ऑन ग्राउंड, कितने एंटरप्रेन्योर की कंपनी SECP में रजिस्टर्ड हैं, कितनी कंपनी का जो रियल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक में कितना है, वो नहीं है। तो इकोनॉमी में उनका कोई पार्ट नज़र नहीं आ रहा। तो रियल ग्राउंड पर लाने के लिए हमें वो काम करना होगा जो टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर है। हमें वर्क फोर्स को प्रमोट करना होगा, उनको ओवरसीज जो उनका पोटेंशियल है उनको, क्योंकि हम पहले भी भेजते रहे, हम दोबारा डेवलप करके उनको उस फ्लो लाइन में लेके आना पड़ेगा। तो डॉक्टर इखलास, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने हमारे चैनल के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात में तशनगी रही क्योंकि वक्त मुख्तसर था, तो इंशाल्लाह और आस्पेक्ट भी आपके अगले प्रोग्रामों के लिए हम आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। फिर इंशाल्लाह आज के बाद जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे वो और खुल के बात कर सकेंगे एवज़ के साथ नए मौज़ूआत पे।